जानेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में और रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में। इस वीडियो में हम पहले शुरुआत करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, या फिर जिसको हम कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमने बात की थी ना, न्यूक्लियस पहले वीडियो में। न्यूक्लियस क्या होता है? एटम के सेंटर में होता है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। फिर जानेंगे कि रदरफोर्ड ने अपना मॉडल जो बनाया था एटम का वो कैसा था। तो शुरुआत करते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। स्कैटरिंग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक पार्टिकल के बारे में बताया था, अल्फा पार्टिकल। अल्फा अल्फा इसको लिखते तो ऐसे हैं और इसको जब ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, कुछ इस तरीके का। ये सिंबल होता है हमारा अल्फा, ये ग्रीक अल्फाबेट है अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल्स को मैंने बताया था, उसमें क्या होते हैं, हमारे दो प्रोटॉन होते हैं और दो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस होता है वो हमारा अल्फा पार्टिकल। और वो क्या होता है, जो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि रेडियम और पोलोनियम वगैरह, उनमें से वो निकलते रहते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली रेडिएशंस के फॉर्म में। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं तो उनमें से रिलीज होते रहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड जो हमारा मेटल होता है, एलिमेंट होता है, उसकी एक फॉइल ली, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है ऐसी गोल्ड की फॉइल ली। और इतनी थिक थी वो, लगभग अप्रोक्सीमेटली ये उसकी थिकनेस थी। मतलब अगर हम उसकी थिकनेस देखें, मान लेते हैं ये हमारी गोल्ड फॉइल थी, अगर हम इसकी यहां पे ये थिकनेस देखें, इसकी कुछ थिकनेस रही होगी। इस टाइप से ये हमारी मान लेते हैं गोल्ड फॉइल है, तो ये छोटी सी इसकी कुछ थिकनेस रही होगी। ये थिकनेस कितनी है? 1000 एटम्स के बराबर थी। मतलब इस थिकनेस में 1000 हमारे एटम्स थे। तो ये 1000 एटम्स जो है हमारे थिकनेस में, ये थिकनेस इसकी हमारे नॉर्मली पेज जो होता है हमारा जिसपे हम लिखते हैं, उस पेज से तो बहुत ज्यादा छोटी है। उस पेज की जो थिकनेस है वो करीब कई करोड़ एटम्स के बराबर है, मिलियंस ऑफ एटम्स के बराबर होती है उसकी थिकनेस। जो हमारा पेज होता है इसकी थिकनेस थी 1000 एटम्स। क्यों ये इतना थिन क्यों गया, इतना पतला क्यों गया? क्योंकि हमने पढ़ा था कि गोल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है। तो मेलिएबल होता है सबसे ज्यादा, इसका मतलब क्या, हम इसको सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसको कंप्रेस करके हमने 1000 एटम्स की एक फॉइल बना ली, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल बनाई एक छोटी सी। तो इस गोल्ड फॉइल में क्या रहे होंगे, हमारे एटम्स रहे होंगे। मैं एक छोटा सा पार्ट बना लेता हूं उस गोल्ड फॉइल का। तो ये मैंने इस गोल्ड फॉइल का एक छोटा सा पार्ट बना दिया, एटम्स बना दिए उसके। अब इन्होंने क्या किया, यहां पे रखा एक सोर्स। यहां पे इन्होंने रखा एक सोर्स। सोर्स मतलब क्या, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियम या पोलोनियम वगैरह जो मैंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट बताए थे, कोई यहां पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ब्लॉक रखा। ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और यहां पे बना दी एक स्लिट। स्लिट क्या होता है, एक कार्डबोर्ड का पीस रख दिया, उसमें एक छोटा सा होल, ताकि इसमें से जितने भी पार्टिकल्स निकल रहे थे वो इस होल में से जो जा रहे हैं वो तो पास हो जाए, बाकी सब इसमें रह जाएं। और इसमें से पास हो गए, यहां पे एक लगा दिए कलेक्टर, से कह सकते हैं कलेक्ट करने के लिए उन अल्फा पार्टिकल्स को। तो यहां पे इन्होंने जिंक की इस पे कोटिंग हो रखी थी। तो अब यहां से अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहे थे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव है ये हमारा सोर्स।
तो इसमें से क्या हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, सारी डायरेक्शंस में, सब डायरेक्शंस में से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे इसमें से। लेकिन अब ये क्या है, हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकल रहे हैं। अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, जो इस होल में से पास हो रहे थे, जो इस होल में से पास हुए, वो क्या आ गए, वो यहां तक आए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स बाहर आ गए इस होल में से। अब यहां पे जब ये गोल्ड फॉइल से टकराए, तब यहां पे अब जब भी ये इससे टकराएंगे, ये अल्फा पार्टिकल जब भी यहां टकराएंगे, इस ये जो हमारा पार्ट है ये वाला, तो इस पे क्या होगा, इसकी जो ये वाली साइड है, यहाँ पे स्पार्क्स क्रिएट होंगे, यहाँ पे स्पार्किंग होगी इस वाली साइड पे। जब भी एक अल्फा पार्टिकल यहाँ टकराएगा, यहाँ पे होगी स्पार्किंग। तो अब ये अल्फा पार्टिकल्स को क्या होना था, इसमें से पास होना था, गोल्ड फॉइल में से पास हो रहे थे ये अल्फा पार्टिकल। किस तरीके से पास हो रहे थे, कुछ तो ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे तरीके, जिस रास्ते आए उसी रास्ते चले गए, कुछ ऐसे थे जो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके गए, कुछ ऐसे थे जो 180 डिग्री यहां बैक हो गए, बिल्कुल ही मतलब जैसे आए उसके उल्टे तरफ चले गए। कुछ आए जो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, मतलब कुछ बहुत सारे थे, मैक्सिमम जो थे 80%, 80% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो तो बहुत ही छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, मतलब सीधे सीधे चले गए, जैसे आ रहे थे उसी रास्ते चलते चले गए, मतलब उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, आ रहे थे वैसे ही चलते चले गए। ये कितने थे, 80%। 80% ऐसे थे जो जिस रास्ते आ रहे थे उसी रास्ते पे चलते चले गए। 19% ऐसे थे जो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कम एंगल से, जैसे कि यहां आ रहा था, यहां पे कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ इसके एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया, या इसको यहां जाना चाहिए था पर ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए ऐसे पार्टिकल कितने थे हमारे, 19%। और सिर्फ 1% पार्टिकल ऐसे थे जो बैक हो गए, नियरली बैक हो गए बिल्कुल, मतलब जिस रास्ते आए थे अपोजिट डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन ही चेंज हो गई, जैसे कि ये इस तरफ आ रहा था और ये अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। ये कितने थे, सिर्फ 1%, मतलब बहुत ही कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो बिल्कुल बैक हो गए। बाकी मैक्सिमम पार्टिकल्स जो थे वो क्रॉस कर रहे थे इस पे से, और इस पे क्या हो रही थी, स्पार्किंग क्रिएट हो रही थी। तो इससे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यानी एटम में से अगर अल्फा पार्टिकल पास हो रहा है गोल्ड के एटम में से, अब यानी यहां से ये पास हो गया, तो यानी यहां पे तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर ये न्यूक्लियस, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में हमने क्या देखा था, एटम क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। अगर ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होता, इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज आता, तो ये तो अल्फा पार्टिकल को अपने अंदर से पास होने ही नहीं देता। अल्फा पार्टिकल आता इसके पास और ये उसको भगा देता, बिल्कुल बैक रिवर्स डायरेक्शन में कर देता। लेकिन मैक्सिमम तो इसमें से क्रॉस हो गए, मैक्सिमम इसमें से क्रॉस हो गए, तो यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एटम पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता। लेकिन 1% पार्टिकल ऐसे भी हैं जो डिफ्लेक्ट हुआ, वो कहां जा रहे थे जब डिफ्लेक्ट हुए, वो जा रहे थे एटम के सेंटर पे, एटम के सेंटर पे जा रहे थे, तो वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, बिल्कुल बैक हो गए रिवर्स डायरेक्शन में। तो यानी इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम का जो मोस्ट ऑफ मास है, मैक्सिमम मास ऑफ चार्ज, वो कहां है, उसके सेंटर पे है। और मैक्सिमम जो एटम है, जो हमारा एटम है, वो एम्प्टी स्पेस है, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है एटम के अंदर, एम्प्टी है वो 99%। तो ये था इनका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का। इसमें इन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल का, उसमें स्लिट लगा दी, एक होल कर दिया एक, जिसमें से अल्फा पार्टिकल आए, और अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे डाला, और पीछे लगा दिया एक ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्वर। उस पे क्या हो रहा है, जैसे ही अल्फा पार्टिकल टकराएगा यहाँ पे स्पार्किंग क्रिएट होगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या रही कि कुछ 80% पार्टिकल्स तो ऐसे थे जो सीधे निकल गए बिल्कुल, 19% ऐसे थे जो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और बाकी 1% ऐसे थे जो नियरली 180 डिग्री से बैक हो गए। यहाँ पे अगर आप इनका एंगल देखें तो यहाँ जा रहे थे, लेकिन ये इधर चले गए इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना हो गया इनका, 180 डिग्री के एंगल पे बैक हो गए, मतलब इधर जा रहे थे और वापस आ गए 180 डिग्री, इधर जाना था और इधर की तरफ आ गए, तो ये एंगल कितना हुआ, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल हो गया, इसमें बैक हो गए। तो ये था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं रदरफोर्ड ने अपना मॉडल ऑफ एटम क्या दिया। इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि एटम किस तरीके का दिखता है। स्टोरी आप इसकी रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की जो थ्योरी है वो आप अपनी तरफ से लिख लीजिएगा, क्योंकि बेस्ट नोट्स वो होते हैं जो आप, बेस्ट लैंग्वेज वो होती है जो आप अपने तरीके से लिखते हैं उस लैंग्वेज को, क्योंकि वो उसको अलग से याद नहीं करना पड़ता, वो पहले से याद की हुई होती है लैंग्वेज। खुद सोचिए इस बात को
कि जब आप अपनी तरफ से कोई चीज लिख रहे हैं अपने दिमाग में, जो आपके दिमाग में उसको आप लिख रहे हैं, तो उसको आपको अलग से याद करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वो तो पहले से ही आपके दिमाग में था, वही तो लिखा है, तो उसको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए नोट्स हमेशा अपनी लैंग्वेज में बनाने चाहिए। तो रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या बताया कि एटम जो होता है, एटम का मैक्सिमम जो मास है, मैक्सिमम मास ऑफ एटम जो है, और एटम का मैक्सिमम मास किन पार्टिकल्स में हो सकता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनमें मैक्सिमम मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, मैक्सिमम मास किनका होता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो मैक्सिमम मास जो होता है किसी भी एटम का, वो कहां होता है, उसके सेंटर में होता है, और बहुत ही छोटे वॉल्यूम में होता है। ये हमारा अगर कोई एटम है तो इसका मैक्सिमम मास जो होगा वो होगा इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे होगा मैक्सिमम मास। और यहां पे क्योंकि मास तो ज्यादा है, मैक्सिमम मास यहाँ है, मास यहाँ है, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम इसका बहुत कम है। तो फिजिक्स में आपने एक टर्म पढ़ा होगा, डेंसिटी। डेंसिटी, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास ऊपर होता है और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, वॉल्यूम जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मास ज्यादा है वॉल्यूम कम है, तो यानी यहाँ पे डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। एटम के सेंटर में डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मैक्सिमम मास जो है वो तो इसके सेंटर पे है। अब यहाँ पे इनको पता था प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे क्योंकि उनकी तो डिस्कवरी हो चुकी थी, तो यानी इस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज, जो इसका सेंटर है। इसमें क्या है हमारे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसको रदरफोर्ड ने ही नाम दिया था, इस सेंटर को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये तो हो गया इसका सेंटर। और इस सेंटर के चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, सर्कल में घूमते रहते हैं हमेशा। इलेक्ट्रॉन्स हमारे घूमते रहते हैं अपने पाथ पे, उनका पाथ फिक्स हो जाता है, उसी पाथ पे वो घूमते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये मैंने क्या बनाया, हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे एक प्रोटॉन है सिर्फ और एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं हीलियम एटम को। तो हीलियम एटम में क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये बन गया इसका न्यूक्लियस, ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉन का पाथ, ये बन गया इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन का पाथ, दो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ बन गया, ये बन गया हमारा हीलियम एटम। इसी तरीके से ये मॉडल बताया था किसने, रदरफोर्ड ने। इस न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब ये तो इन्होंने मॉडल बता दिया। अब इस मॉडल में दिक्कत क्या आई, इसमें दिक्कत क्या आई, अब आपको पता है अगर ये घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, कोई चीज अगर मूव कर रही है, मूव कर रही है या फिर एक्सेलरेट हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेट हो रही होगी तो यानी ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो इस पे यानी कोई फोर्स लग रहा होगा, कोई फोर्स लगना चाहिए, किसी चीज पे कोई फोर्स लगेगा तभी तो वो मूव करेगी। लेकिन इस पे हम देख रहे हैं, इस पे एक्सटर्नली तो हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, एटम पे इस बोर्ड के अंदर या फिर इस डिवाइस के अंदर, जो आपके हाथ में डिवाइस है, इस डिवाइस में जो एटम्स है उस पे आप कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, उसको धक्का दे रहे हो, नहीं, इलेक्ट्रॉन अपने आप ही मूव कर रहा है। तो यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास ये एक्स्ट्रा एनर्जी आ कहां से रही है, इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर पा रहा है, इसमें इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में आ कहां से रही है कि ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है उस एटम के अंदर। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और अगर ये मूव कर भी रहा है, मूव अगर ये कर भी रहा है और इसको कोई फोर्स भी नहीं मिल रहा, तो यानी इसमें इसकी एनर्जी तो कम होती जाएगी। मैं कह रहा हूं अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अगर इसके चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होनी चाहिए। अगर आप बहुत दूर तक भागते चले जाएंगे, भागते चले जाएंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम होने लग जाएगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स आप पे नहीं लग रही है, आप अपनी तरफ से फोर्स लगा रहे हैं और भाग रहे हैं। तो क्या होगा, एनर्जी कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन भी भाग रहा है तो इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। तो एनर्जी अगर इसकी कम होगी, इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा था, यहां पे आते आते इसकी एनर्जी थोड़ी कम होने लगी, तो इसका पाथ क्या होगा, छोटा होता जाएगा, इसका पाथ होगा वो छोटा होता जाएगा, और ये इस तरीके से एक टाइम पे क्या होगा, ये इसी न्यूक्लियस से आके टकरा जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट भी कर रहा होगा। पॉइंट की बात यह है कि न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट भी कर रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट भी कर रहा होगा इसको, लेकिन ये अट्रैक्ट, ये
इसमें गिर जाना चाहिए इस तरीके से, रोटेट होते होते ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में टकरा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो एटम ही बर्बाद हो जाता। एटम कहाँ रहता है फिर, ये एटम तो बर्बाद हो जाता, फिर खराब हो जाता है एटम। लेकिन ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो घूमता रहता है कंटिन्यूअसली, वो इसमें टकराता नहीं है, ना ही इसके साथ कंबाइन हो जाता, वो इसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो ये इस तरीके के फेनोमेनन्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं क्या, कि एटम की स्टेबिलिटी, एटम स्टेबल नहीं है, ये एटम तो अनस्टेबल हो गया, एटम खत्म हो जाएगा इस तरीके से कुछ टाइम में। तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, एटम इस तरीके से स्टेबल कैसे बना रहता है, और क्या है इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी कहां से आ रही है घूमने की, तो ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसीलिए नील्स बोर ने फिर अपना मॉडल दिया, जो कि काफी हद तक सच मानते हैं हम अभी तक नील्स बोर के मॉडल को। उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।